मेरा नाम शीतल है। एक 80 साल का बुढ़ा जो अपनी 18 साल की बीवी को गर्भवती करने के लिए एक सफेद घोड़ी को क्यों लाता था, सुनकर आपकी जान निकल जाएंगी। मैं शीतल हूँ। मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मेरे माता पिता ने भी हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट की थी। वो मुझे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा और काबिल इंसान बनाना चाहते थे। मैंने 10वीं पास कर लिया था और अब 11वीं कक्षा के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैंने शहर में एक अच्छे और बड़े स्कूल में एडमिशन लिया और पूरे दिल और दिमाग के साथ मेरी पढ़ाई जारी रखी। मैंने अपनी शिक्षा को पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और पूरी कोशिशों के बाद मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखा था। मैंने स्कूल में कभी कोई क्लास मिस नहीं की थी, जबकि दूसरी तरफ बाकी लड़कियों को पीरियड्स मिस करते देखा था और स्कूल की कैंटीन के बाहर मोबाइल पर हर वक्त लगा देखकर मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि ना जाने यह किस घर की लड़कियां होती हैं जिनके माता पिता उनके लिए इतनी मेहनत करते हैं और मशक्कत करते हैं और स्कूल की इतनी महंगी महंगी फीस भरते हैं ताकि हमारी बेटियां पढ़ लिख कर काबिल इंसान बने। लेकिन यह सब तो यहाँ खूब मजे करने में मगन है, जबकि मैं तो एक गांव की लड़की थी और अच्छे कॉलेज से डिग्री हासिल करने के लिए मेरे माता पिता ने मुझे शहर अपने मामा के घर पढ़ने के लिए कुछ सालों के लिए भेजा था। मेरे मामा और मामी भी बहुत अच्छे थे। मैं एक दिन अपनी किताबों में खोई हुई थी। मेरे कंधे पर हाथ मारकर चांदनी हंसकर कहने लगी, क्या यार तुम हर वक्त किताबों में घुसी रहती हो? कभी किताबों की दुनिया से बाहर निकलकर तो देखो, दुनिया कितनी हसीन और खूबसूरत है। हाय ये जवानी की रंगनियां, वह बड़े प्यारों से मुस्कुराते हुए कहने लगी। चांदनी मेरे मामा की एक लौती और लाडली बेटी थी जो मेरी बहुत अच्छी सहेली और कजिन भी थी। मैंने कहा, नहीं यार, तुम नहीं जानती, मेरे लिए पढ़ लिख कर कुछ बनना बहुत जरूरी है। मेरे माता पिता की मुझसे बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। वह मुझे घूरते हुए बोली, बस बस करो, मम्मी पापा जैसे तुम भी मुझे अब लेक्चर मत दो। पढ़ाई वढ़ाई मेरे तो बस की बात है नहीं और ना ही मुझे कोई शौक है। यह तो जबरदस्ती मैंने मम्मी पापा के कहने पर कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, वरना मुझे पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं है। वह यह कहकर मोबाइल चलाते हुए बिस्तर पर लेट गई थी। इतनी देर में मामी आ गई और अरे तुम दोनों अब तक जाग रही हो, चलो सो जाओ वरना सुबह कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। वह दूध का गिलास हम दोनों के लिए टेबल पर रखकर वहां से चली गई। दूध पीकर हम दोनों भी सो गए थे। आधी रात के वक्त मुझे खुसफुस हल्के हल्के की किसी की बोलने की आवाज कानों में आ रही थी। अचानक मेरी आंख खुली तो चांदनी मोबाइल पर किसी से गप्पे मार रही थी। मुझे लगा उसकी कॉलेज की कोई दोस्त होगी। मैं चुपचाप दूसरी करवट लेकर लेट गई थी। बचपन की जासूसी की आदत से मजबूर मैं चुप कर सोने का नाटक करके चांदनी की बातें सुनने लगी। चांदनी कह रही थी, जान तुम फिर कब मिलने आओगे, तब हम दोनों शॉपिंग के लिए जाएंगे। मुझे यह सारी बातें सुनकर झटका लगा। यह तो कोई लड़का है। चांदनी किसी लड़के से बातें कर रही थी, यह कोई दोस्त नहीं है। मैं घबराने लगी। मुझे तो पता नहीं था कि चांदनी थोड़ी चुलबुली और चंचल लड़की है, लेकिन वह इस तरह किसी लड़के से बातें क्यों कर रही है, मुझे हरगिज मालूम नहीं था। जब सुबह सुबह हम दोनों कॉलेज के लिए रेडी होकर मामी के गाड़ी में बैठकर रवाना हुए, मुझे रात से बेचैनी थी कि चांदनी आखिर यह सब क्यों कर रही है, वह भी मामा मामी के पीठ पीछे। मैंने ठान ली थी कि आज चांदनी से सच मालूम करके ही रहूंगी। चांदनी मुझसे 2 साल छोटी थी। मैं बीए सेकेंड ईयर में और वह फर्स्ट ईयर में थी। मैं कैंटीन में बैठी यही सब सोच रही थी। इतने में चांदनी की आहट से मैं चौंक गई। क्या हुआ, डर गई क्यों? मैं कोई भूत थोड़ी हूँ, वह कहने लगी। नो शीतल, तुम आज अकेली हो, घर चली जाना। मुझे थोड़ा काम है और काम से मुझे उस दोस्त के घर जाना है। मुझे घर आने में थोड़ी लेट हो जाएगी, तो मम्मी को बता देना, मैं घर शाम तक आ जाऊंगी। ये बात कहकर वो चली गई। सुनो चांदनी, मेरी बात सुनो, मैं पुकारती रही। वह वहां से चली गई। मैं सोच में पड़ गई, जरूर वह चांदनी कुछ तो गलत कर रही है। मुझे उसे रोकना ही होगा, कहीं वह ना समझ में कोई गलत कदम ना उठा ले। क्या मैं मामी या मामा से इस बारे में बात करूं? नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले चांदनी से इस बारे में बात करती हूँ।
पहले चांदनी से सच तो मालूम हो जाए, कहीं मैं जल्दबाजी में उस बेचारी पर कोई इल्जाम लगाकर उसको बदनाम न कर दूं। मैं यह सब सोचकर बात को नजरअंदाज कर गई। मैंने घर पहुंचकर मामी से चांदनी के बारे में बताया कि वो आज देर से घर आएगी। उसे अपने दोस्त के घर कुछ काम था और मैं खाना खाकर अपने कमरे में चली गई थी। शाम के 5 बजे रहे थे। चांदनी अभी तक घर वापस नहीं लौटी थी। मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी। इतनी देर में कमरे में चांदनी की आवाज आई, यार मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगी? वह बहुत थकी हुई लग रही थी। मैंने पूछा, कहाँ से आ रही हो? चांदनी तुम कहाँ थी? वह मुझे घूरने लगी और बोली, यार क्या हो गया है तुमको? फिर से मेरी मम्मी बन गई हो? तुम तो ऐसे पूछ रही हो। मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। मुझे उसकी रात की शॉपिंग वाली बात याद आ गई थी। मैंने कहा, कौन सी दोस्त? वो दोस्त कोई लड़की है या लड़का? मैंने उससे सवाल करते हुए पूछा। वह जोर जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, क्या तो तुम रात को छुप कर मेरी और राहुल की बातें सुन रही थी? मैं उसे तसल्ली से देखकर बहुत हैरान थी और मैंने पूछा, यह राहुल कौन है? क्या मामा मामी उसको जानते हैं? वह हंसकर कहने लगी, नहीं नहीं, अभी तो नहीं जानते, लेकिन कुछ दिनों बाद जान जाएंगे। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? कहने लगी, अरे यार तुम तो मेरी इतनी फिक्र कर रही हो। राहुल कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मैं जल्द ही मम्मी पापा से उसके बारे में बात करूंगी और मुझे यकीन है वह भी राहुल के रिश्ते के लिए कभी इनकार नहीं करेंगे। और आखिर फिर मैं उनकी इकलौती और लाडली औलाद हूँ। वह मुझसे कहने लगी, मम्मी पापा ने मेरी कभी कोई बात नहीं टाली है, फिर इस बात को कैसे टाल सकते हैं? हालांकि मैं जानती थी कि हमारे गांव के माहौल और यहाँ के शहर के लोग बहुत फर्क है। यहाँ के लोगों में पसंद की शादी बिल्कुल आम बात है, जबकि हमारे गांव के लोग बहुत मासूम और छोटी सोच के लोग होते हैं। वह लड़के और लड़की की दोस्ती तो दूर, उन्हें एक दूसरे से बात तक करने को बहुत ही गलत समझते थे। शायद मैं यूं ही बेवजह चांदनी को गलत समझ रही थी। शायद मेरा ताल्लुक गांव से है, इसलिए मुझे चांदनी और राहुल की दोस्ती पर हैरत हो रही थी। फिलहाल दिन यूं ही गुजरते रहे, लेकिन मेरा दिल ना जाने क्यों चांदनी के लिए बहुत फिक्रमंद था, जबकि वह तो मुझे अब राहुल से जुड़ी हर बात बताने लगी थी। उसकी दोस्ती राहुल के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके साथ छुप छुप कर मिलना, रात भर उससे फ़ोन पर बातें करना, मुझे हर पल बस यही फिक्र लगी रहती थी कि मामा मामी ने अगर इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया तो क्या होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चांदनी राहुल के लिए दीवानी हो गई है, वह कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। 1 साल गुजर चुका था। मामा मामी बहुत मायूस थे। मैं छुट्टियों पर अपने गांव अपने माता पिता के पास जा रही थी, लेकिन उस 1 साल में मामा मामी और चांदनी के साथ जो हालात गुजरे, मुझे उस पर बेहद अफसोस था। मामा मामी का लगाव चांदनी के जाने के बाद मेरे साथ बहुत बढ़ गया था, लेकिन मैं भी मजबूर थी। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी और मेरी माँ के गांव में बहुत तबीयत खराब हो गई थी। मुझे जाना पड़ा। स्टेशन पर मामा मुझे सामान के साथ ट्रेन में बैठाते हुए रोने लगे। वो बहुत मायूस नजर आ रहे थे। चांदनी के बाद तुम ही मेरे लिए और चांदनी की मम्मी के लिए बेटी जैसी थी, और अब तुम भी जा रही हो। चलो ठीक से जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता, लेकिन तुम तो जानती हो तुम्हारी मामी एक माँ होने के नाते चांदनी के बाद बहुत अकेली हो गई है। मैं यहाँ उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अपनी माँ और पिताजी से मेरा नमस्ते कहना और अपना बहुत ख्याल रखना। वह चले गए। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी। मैं सारे रास्ते चांदनी के ख्यालों में गुम थी। मुझे भी काफी सदमा लगा था कि चांदनी ने जो किया वह वाकई हमने कभी अपने दिमाग में भी नहीं सोचा था। मैं गांव पहुंच चुकी थी। मैं अपने घर लौटकर बहुत खुश थी। मेरे माता पिता मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी माँ की तबीयत तो समझो मेरे आने से ही बिल्कुल ठीक हो गई थी। माँ को भी चांदनी के बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ। मैं काफ़ी थक चुकी थी। मुझे आराम की सख्त ज़रूरत थी। मैं अपने कमरे में आराम के लिए लेट गई थी। अब तक चांदनी के सदमे से बाहर नहीं आई थी। मुझे नहीं मालूम था गांव आकर मेरे सर पर
बहुत ही जल्द आसमान टूट पड़ेगा। यहाँ तो शहर से भी बहुत ही अलग माहौल था। औरतों को पर्दे में रहना, औरतों पर जुल्म सितम और नीची जात ऊंची जात, यह सब बहुत रिवायती और मामूली समझा जाता था। मैं काफी थकी हुई थी। मैं उठकर नाश्ता करने के लिए माँ के पास जा रही थी। माँ को सवेरे ही उठने की आदत थी। आंगन में मेरी मौसी किरण, जो हमारे पड़ोस में ही रहती थी, वह माँ से कुछ ऐसा कह रही थी कि गांव का सरपंच, वह 60 साल का खड़ूस बुढ़ा, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करके किसी लड़की को अपने घर ले आया। वही आदत से मजबूर मैं जासूसी के लिए कान लगाए उनकी बातें सुनने लगी। वह माँ से कह रही थी कि सुना था वह बुढ़ा बांझ है, इसलिए अब तक उसने शादी नहीं की, लेकिन सुना है उसकी बीवी तो अब गर्भवती भी है। इतनी देर में मेरी माँ ने मुझे आवाज लगाई, शीतल देखो कौन आया है, यहाँ आओ, किरण मासी आई है तुमसे मिलने। मैं फौरन भागकर चली आई। किरण मासी मुझे देखकर कहने लगी, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है और प्यारी भी है। वह मेरे सर पर प्यार करते हुए बोली, और सुनाओ बेटी, शहर में सब ठीक है? मामा मामी? मैंने कहा जी सब लोग ठीक हैं। मासी और आप सुनाइए, आपकी तबीयत ठीक है? वह कहने लगी, हाँ बेटा, हमारा तो बुढ़ापा है, तबीयत का तो ऐसे ही रहता है। अभी मैं ठीक हूँ, अब कभी मैं खराब हो जाती हूँ। उनके जाने के बाद मैंने नाश्ता करते हुए माँ से पूछने लगी, माँ वो मासी क्या कह रही थी उस बुढ़े सरपंच के बारे में? वह बांझ है, उसने शादी, उसकी बीवी को गर्भवती, यह सब क्या चल रहा है माँ? माँ ने मुझे डांटा और कहने लगी, तुम आते ही जासूसी करने में लग गई। खबरदार, अगर तुमने कुछ किया इस मामले से दूर रहो। कुछ दिन के लिए आई हो, अपने काम से काम रखो। लेकिन मुझे उसकी बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिलहाल मुझे खेत देखे हुए काफी दिन हो गए थे। मैं खेतों की सैर के लिए चादर लपेट कर घर से निकली। मुझे बहुत वक्त के बाद खेतों की सैर करना बहुत अच्छा लग रहा था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव की औरतें जो कुएं से पानी भरने लगी थी, आपस में वही बातें कर रही थी जो किरण मासी हमारे घर आकर कर रही थी माँ से। मैंने फिर से कान लगाए और जांच पड़ताल शुरू की तो औरतों ने बताया, वही बुढ़ा सरपंच सुना है कम उम्र की लड़की को शादी करके लाया है और वह लड़की उम्मीद से है। लेकिन मैं समझ नहीं आ रहा था, सारी उम्र वह कुमारा रहा, बांस होने की वजह से, और अब उसे बुढ़ापे में ऐसी कौन सी जवानी सूझी है? वो कैसे एक कम उम्र की लड़की को ब्याह लाया है? और तो और वह लड़की गर्भवती है। भगवान जाने, यह अमीर लोग और बड़े आदमी गांव में हर जगह इनका राज है। हम छोटे लोगों को क्या मजाल है कि इनके मामलों में दखल अंदाजी करें। आखिर वह खड़ूस बुढ़ा गांव का सरपंच जो ठहरा, वह तो कुछ भी कर सकता है। और क्या पता दौलत के लालच में आकर उस लड़की ने भी उससे शादी कर ली हो। यह सब सुनकर मुझे बड़ी हैरानी होने लगी थी और मेरी जासूसी की आदत जो थी, मेरे दिमाग में हजारों सवाल अड़ने लगे थे। नहीं, कुछ तो जरूर है, कुछ तो राज है। ऐसा अचानक गांव में यह सब ऐसे तो कभी नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में उधर उधर टहल रही थी और यह सब सोच रही थी कि वो सरपंच तो है और दौलतमंद भी, लेकिन कैसे इतनी कम उम्र की लड़की से शादी किया है यूं अचानक? क्योंकि बचपन से गांव में यही मशहूर है कि वह बुढ़ा बांझ था, इसलिए सारी उम्र उसने शादी नहीं की और आज अचानक शादी, वो भी इस 60 साल के बुढ़ापे में, और वह भी इतनी कम उम्र की लड़की। और चलो एक पल के लिए मान ली भी जाए, उस लड़की ने दौलत के लालच में शादी कर ली, लेकिन वह गर्भवती कैसे हो गई? वह बुढ़ा तो बांझ था। मैं अपने आप से बातें करने लगी थी और मन ही मन सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई तो मामला है, मुझे उसकी तह तक जरूर जाना होगा। कहीं वह लड़की किसी मुश्किल में तो नहीं है, कहीं उस बुढ़े ने जबरदस्ती उसके साथ तो नहीं की है। मैं यह नहीं होने दूंगी, मुझे सारा सच जानना होगा। गांव में यह सब क्या चल रहा है? मेरे दिल और दिमाग में एक हलचल मची हुई थी और साथ साथ गांव में हर कोई उस 60 साल के बुढ़े और उसकी शादी की बातें आग की तरह गांव में फैल रही थी। हर तरफ उस सरपंच की शादी के चर्चे सुनाई दे रहे थे। एक दिन मैंने अपनी माँ से फिर से कुछ पूछना चाहा कि माँ, यह सब कुछ क्या वाकई सच है? वह सरपंच 60 साल का बुढ़ा और उसकी शादी? माँ ने हैरानगी से कहा, हाँ सच तो है,
शायद सुना तो यही सब है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वह गुस्से में लाल पीली होने लगी। खबरदार, तुम्हें समझ नहीं आती। तुम्हें पहले ही समझाया है मैंने, लेकिन तुम तो इस मामले के पीछे ही पड़ गई हो। मैंने कहा, अच्छा न माँ, बस बस करो, इतना गुस्सा तो न करो। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। भला मुझे इन सब से क्या वास्ता? मैंने अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहा। मैं खाना खाकर अपने कमरे में चुपचाप चली गई। अगले ही दिन सुबह फिर से किरण मासी माँ से कुछ बातें कर रही थी। मैंने छुपकर उनकी बातें सुनी तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वह कह रही थी कि वह बुढ़ा खड़ूस बहुत सख्त दिल है। उसने अपनी बीवी को अपनी हवेली में नहीं बल्कि कहीं जानवरों के बारे में रखा हुआ है। मैं सटपटाई। मुझे यह सब सुनकर झटका लगा। आप यह क्या नई खबर लाई हैं मासी? मासी ने माँ ने कहा, लेकिन यह सब आपको कैसे पता? वह कहने लगी, वह रंभा है ना जो सरपंच की हवेली में काम करने जाती है, वही बता रही थी। बस यह सब सुनकर अब तो मुझे इस रंभा से ही मुलाकात करनी थी। मैंने ठान ली थी कि उस लड़की की मदद जरूर करूंगी। शायद वह किसी मुश्किल में है। भला इस तरह कौन अपनी बीबी को जानवरों में रखेगा? हैरत है। वह बुढ़ा खड़ूस सरपंच है तो क्या मतलब, औरतों पर जुल्म करेगा? यह सब नहीं होने दूंगी मैं। माँ को बिना बताए ही अगले दिन छुपकर पहले किरण मासी के घर गई और कहा, मासी मुझे उस रंभा से मिलना है। उसका घर कहाँ है? वह कहने लगी, भला तुम्हें रंभा से क्या काम है? मैंने कहा, वह काम काज करती है ना। मेरी सहेली की माँ बहुत बीमार है, उसके घर काम के लिए बाई की जरूरत है। किरण मासी कहने लगी, ईश्वर उन्हें सेहत दे, और रंभा का पता बताने लगी। मैं दौड़ी दौड़ी रंभा के घर पहुंची और मैंने उसका दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज, कौन है? आप कौन हैं? मैंने कहा, दरवाजा खोलो, मैं एक काम से आई हूँ आपके पास। उसने मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोला। मैंने कहा, वह दरअसल मुझे आपसे कुछ काम है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रंभा मुझे अंदर ले गई। वह एक अच्छी उम्र की सेहतमंद औरत थी। लगभग वह 40 साल से इस हवेली में काम करती थी। मैंने उससे जैसे ही इस सरपंच के बारे में पूछा, वह घबराने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया कि मैं इस सरपंच के बारे में क्यों पूछताछ कर रही हूँ। लेकिन मेरे बहुत कहने पर जब उसने मुझे सारी बात डिटेल में बताई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं उसकी बात सुनकर कांप गई कि भला यह सब सच कह रही है या फिर कुछ और सच्चाई है। वह कहने लगी, मैडम जी, एक दिन वह शादी करके चोरी चुपके उस लड़के को हवेली में लाए थे जिसकी उम्र लगभग सिर्फ 16 साल है। उस लड़की हमेशा चादर में लपेटी पर्दे में ही रहती थी, लेकिन वह संगदिल बुढ़ा उसे जिस दिन से शादी करके लाया और उसे जानवरों के बारे में रखता है, और तो और उस पर जुल्म की इंतहा यह देखो, वह हवेली को वारिस देने के लिए, इस लड़की को गर्भवती करने के लिए हर रात एक नई नस्ल का घोड़ा उस लड़की के पास छोड़ आता है, क्योंकि वह खुद तो बांझ है जो खानदान को वारिस नहीं दे सकता। और आज देख लो, वह लड़की देखते ही देखते गर्भवती भी हो गई है। यह सुनकर तो मुझ पर खौफ चढ़ गया था। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था कि क्या तुम यह सब सच कह रही हो? मैं उसकी बातों को मोबाइल में रिकॉर्ड कर चुकी थी और मैं यह सब सुनकर वहां से चल पड़ी। मुझे पूरा यकीन था वह लड़की जरूर किसी मुश्किल में है, लेकिन उसके साथ इस बुढ़े की घिनौनी हरकत मैं सोच भी नहीं सकती थी। अमीर लोग इतना गिर सकते हैं। मैं सारी रिकॉर्डिंग पुलिस हवाले करके उस बुढ़े को सलाखों के पीछे करना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ और सबूत अभी इकट्ठे करने थे। मैंने हवेली जाकर उस लड़की से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिश हर बार नाकाम साबित हुई। एक दिन रात के वक्त मैं छुपकर घर से निकली और हवेली की तरफ बढ़ी तो मैं खौफ ज्यादा हो गई थी। वह बुढ़ा सच में एक घोड़ा लिए इसी बाड़े की तरफ जा रहा था जहां उस लड़की को रखा हुआ था। अब रोज रात मैं छुपकर इस बुढ़े की तमाम हरकत को कैमरे में रिकॉर्ड करती। वह हर एक नई नस्ल का घोड़ा उस औरत के पास क्यों ले जाता था? अब तो वो गर्भवती भी हो चुकी थी। आखिर यह सब क्या चल रहा था? मुझे जल्दी ही इस राज से पर्दा उठाना था। आखिर बस मुझे अब सिर्फ उस लड़की से मिलकर ही सारी सच्चाई जाननी थी कि कैसे वह गर्भवती हुई। आखिर उसके साथ इस तरह हर रात एक घोड़े ने गुजारी और क्यों?
क्यों इस सरपंच ने उसकी जिंदगी को तबाह कर डाला था। एक दिन मैं छुपकर हवेली की तरफ गई और मौका देखकर मैं रंभा की मदद से हवेली के पीछे वाले रास्ते की तरफ जानवरों का बाड़ा था, मैं उसमें चली गई। उस दिन बुढ़ा सरपंच किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ था। मेरे पास यह बहुत अच्छा मौका था, अब मैं इस रात से पर्दा उठा सकती थी। अभी मैंने अंदर ही कदम रखा था, वह लड़की फौरन घबरा गई और मुझे देखकर शायद वह डरने और सहमने लगी। उसने मेरी आहट की आवाज सुनकर ही अपना चेहरा छुपाकर खुद को चादर में लपेट लिया था। एक कोने में जा बैठी और मुझसे नजरें चुराने लगी। मैं उसे घूरने लगी, लेकिन मुझे उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मैंने तसल्ली भरे शब्दों में कहा, सुनो, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद ही करने के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे पता है कि तुम इस अत्याचार में घिरी हुई हो। मुझे सारा सच बता दो, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर सकती हूँ। लेकिन वह डरी हुई और सहमी हुई लग रही थी। वह मुझे देखकर कांपने लगी और चुपचाप बैठी रही। मैंने सोचा ऐसे तो यह सच बताते हुए हिचकिचाएगी, क्यों ना मैं उससे सारे सवालात के जरिए मालूमात कर लूं। मैंने छुपकर मोबाइल का कैमरा ऑन किया। मैंने कहा, क्या इस बुढ़े ने तुमसे जबरदस्ती शादी करी है? उसने हाँ में सर हिलाया। फिर मैंने कहा, क्या तुम अभी गर्भवती हो? उसने फिर हाँ में सर हिलाया। मेरा अगला सवाल यह था कि मैंने कहा, क्या वह बुढ़ा बाज है? उसने फिर हाँ में सर हिलाया। मैंने कहा, वह तुम्हें गर्भवती करने के लिए खानदानी वारिस देने के लिए घोड़ा लाता था? इस बारे में उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से वही सवाल किया। वह फिर खामोश रही। मैंने कहा, उसकी इस घिनौनी हरकत की सजा मैं उसे दिलाकर रहूंगी। वह चुपचाप बैठी कांप रही थी। मैं फौरन दौड़ती हुई पुलिस के पास पहुंची और सारा सच पुलिस को बता दिया और एक एक करके सारे सबूत पुलिस के हवाले किए। अब मुझे उस दिन का इंतजार था जब उस बुढ़े सरपंच ने गांव लौटकर आना था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ले सलाखों के पीछे डालना था। मैं उसे बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगी थी। अब तो पुलिस भी हमारे साथी गांव वालों के सामने उस बुढ़े को जलील करना चाहता था। अचानक उन्हें कुछ दिनों में मेरे मामा और मामी गांव आ गए थे। मुझे लेने मेरे कॉलेज की छुट्टियां थी, अब खत्म होने की थी। मामा मामी ने कहा, हमने सोचा दीदी और जीजा से भी मिल लेंगे, तुम्हें भी साथ अपने शहर वापस ले जाएंगे। बस इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और खबर मिली कि गांव का सरपंच यहाँ लौट आया है और उसने हम सब गांव वालों को अपनी हवेली में एक जरूरी ऐलान सुनाने के लिए दावत दी है। बस यह सुनते ही मैंने पुलिस को इतना और शाम होते ही सब गांव वाले हवेली में जमा हो गए। मेरे मामा मामी और मेरे माँ बाप इस बात को जानते थे। मैं पुलिस के हाथों इस बुढ़े को गिरफ्तार करवाना चाहती हूँ और उस लड़की को आज़ाद करवाने के लिए गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि मैं इसको इस बुढ़े की घिनौनी हरकत की सच्चाई बता चुकी थी और सारे गांव वाले लड़के को आज़ाद कराने के लिए मेरे साथ जमा थे। इतनी देर में सरपंच कोई जरूरी ऐलान करता, वहां पुलिस पहुंच गई और उस बुढ़े को हथकड़ी लगाते हुए वहां से ले जा रही थी। इतनी देर में चादर में छुपी वह लड़की वहां पहुंच गई जो बुढ़े की बीवी थी। उसने सख्त शब्दों में कहा, रुको। मैं उस लड़की को जानी पहचानी आवाज सुनकर दंग रह गई थी। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह तो कोई और लड़की नहीं बल्कि हमारी चांदनी थी। चांदनी को अचानक वहां इतने दिनों बाद देखकर हम सब पर कयामत टूट पड़ी थी कि ये क्या हो रहा है और वह लड़की कहाँ गायब हो गई जो बुढ़े की बीवी थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत घबरा गई थी। वहाँ क्या चल रहा था? अचानक चांदनी और उस लड़की का गायब हो जाना। फिलहाल मैंने पुलिस से कंप्लेंट वापस ली और उस बुढ़े को छुड़वा दिया। चांदनी का कहना था कि वह खुद गांव वालों को यह सारी सच्चाई बताएगी। मामा और मामी तो हैरत में आ गए थे चांदनी को इस हालत में देखकर, लेकिन इतने सालों बाद चांदनी को देखकर वो बहुत खुश हुए थे। मम्मी तो चांदनी को प्यार से चूमने लगी। मेरी बच्ची तो कहाँ थी? मेरी नज़र जब चांदनी के पेट पर गई तो मैं घबराने लगी कि कहीं चांदनी की इस हालत का जिम्मेदार यह बुढ़ा या फिर मेरे दिमाग में लाखों सवाल पैदा हो रहे थे। चांदनी अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश हुई और हाथ जोड़े माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए,
मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने राहुल की बातों में आकर घर से भागकर राहुल से शादी कर ली थी। मेरे दिमाग में आया, मैंने एकदम कहा, कहीं वह राहुल यह सरपंच तो नहीं। वह कहने लगी, नहीं नहीं, वह एक धोखेबाज लड़का था, उसने मुझे धोखा दिया। और इस तरह मैं जब गर्भवती हुई तो इस बच्चे को उसने अपनाना नहीं चाहता था। वह मुझे धोखा देकर चला गया था और मैं इस हाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। मुझे इस गांव में राहुल ही लाया था। मैं यहाँ जाने से पहले ही नहीं जानती थी कि यह गांव मेरी बुआ का गांव है। जब मैं यहाँ आई तो खुद को छुपा कर रहने लगी। कुछ दिनों बाद जब मैं गर्भवती हुई तो राहुल मुझे यहाँ अकेले तन्हा बेसहारा छोड़कर चला गया। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, लेकिन उस वक्त मेरी मदद इन्होंने की। उसने सरपंच की उंगली उठाकर इशारा किया, यह वह नेक आदमी है जिन्होंने मेरी मदद की और मुझे यहाँ जमाने से छुपाकर इस हालत में सबकी नजरों से दूर रखा। और यह सब मेरे ही कहने पर, क्योंकि मैं जमाने के सामने नहीं आना चाहती थी। क्योंकि यह दुनिया घर से भागी हुई लड़की को किस नज़र से देखती है यह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और तो और मैं गर्भवती भी थी। मुझे जमाने वाले जीते जी मार देते। वह मेरी और राहुल की शादी पर यकीन नहीं करते, क्योंकि इस बच्चे को जब उसके सगे बाप ने राहुल ने अपनाने से इनकार कर दिया तो यह जमाने वाले इस बच्चे को कैसे अपनाते। और वह घोड़े वाली बात मैंने एकदम सवाल किया तो चांदनी हंस पड़ी और कहने लगी, मैंने कहा ना कि जमाना एक मुंह 10 बातें। बस जैसी मेरी इस हवेली में आने की भनक लगी, दुनिया वालों ने उसे अफवाह ही बना दी। सरपंच की शादी कम उम्र की लड़की और घोड़े के साथ रात, वह अगेरा वगैरह बहुत ही घिनौनी बातें सुनने को मिली। जबकि उस आदमी ने मेरे सर पर बाप बनकर हाथ रखा था और मुझे यहाँ हवेली में छुपा कर रखा। और वह घोड़े उनके अपने हैं जिसे वह हर रोज खरीद कर अपना शौक पूरा करने के लिए यहाँ लाता है। यह उनका शौक है, घोड़ों को पालना और उनकी देखभाल करना। मैंने कहा, लेकिन चांदनी, तुम उस दिन क्यों चुप रही जब मैं छुपकर तुम्हारे पास मिलने आई थी? तब भी तुमने मुझे यह सब नहीं बताया। चांदनी ने कहा, क्योंकि मेरी गलती थी, इसलिए मैं तुम्हें देखकर बहुत डर गई थी। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया था और मैंने हर बात का हाँ हाँ में जवाब दिया। मैंने सबसे माफ़ी मांगी, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि मैं यहाँ सब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा थी। मैंने गांव के सरपंच से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। वह कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह कोई भी नहीं होता तो यही करता। यह सच, मैं एक बांझ आदमी हूँ और सारी जिंदगी मैंने शादी नहीं की। लेकिन अगर मेरी अपनी औलाद नहीं तो क्या हुआ, इस बच्ची चांदनी को देखकर मुझे अपनी सगी औलाद जैसा एहसास महसूस हुआ था। और मैंने उसके सर पर बाप बनकर हाथ रखा, उसे अपने हवेली में सबसे महफूज रखा, जहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। पर ना जाने कैसे उस रंभा को इस लड़की के बारे में पता चल गया और उसने तरह तरह की बातें गांव में घर घर जाकर आग की तरफ फैला दी थी, जबकि सच्चाई उससे बिल्कुल अलग थी। सच कुछ और था और गांव वालों के दिल भी सरपंच जी के लिए बिल्कुल साफ हो चुके थे। वह सब जान गए थे कि हर इंसान जो दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वह हर बार गलत ही हो। कभी कभी बाहर से सख्त दिल रखने वाले लोग अंदर से उतने ही नरम दिल होते हैं। हम लोग चांदनी को लेकर घर आ चुके थे। हम लोगों ने चांदनी को माफ कर दिया था। वह अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थी और मुझसे कहने लगी, शीतल, तुम हमेशा मुझे समझाती थी लेकिन और तरफ चल पड़ी थी और अपनी एक गलती की सजा अभी तक भुगत रही हूँ। मेरी और हिम्मत नहीं, बस यह बच्चा दुनिया में आ जाए तो मैं इसको एक अच्छी परवरिश दूंगी और उसे तुम्हारी तरह एक अच्छा और नेक इंसान बनाऊंगी। कुछ महीने बाद चांदनी ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया और तो और उसका नाम शीतल रखा। हम सब बहुत खुश थे। चांदनी ने कभी भी दूसरी शादी नहीं की और अपनी आगे जिंदगी उस बच्चे की अच्छी परवरिश में गुजार दी। मैंने भी डिग्री हासिल करके अच्छी शिक्षा पूरा करके अमेरिका चली गई। मुझे देखकर मेरे माता पिता भी बहुत खुश थे। अब मैंने खूब मेहनत करके मशक्कत और अच्छी जॉब करते हुए गांव से शहर आकर शिफ्ट हो गए थे। मामा मामी और चांदनी भी नन्ही सी शीतल के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। जरूरी नहीं आंखों देखा सच ही हकीकत साबित हो और सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की बजाय अच्छे से जांच पड़ताल कर ली जाए। और कभी कभी बाहर से सख्त मिजाज वाले लोग अंदर से बहुत नरम होते हैं। चांदनी ने जो गलती की थी उस पर तो उसे बहुत ही पछतावा था, लेकिन उसकी बेटी का उसकी जिंदगी में आ जाने के बाद
चांदनी को जीने की एक नई उमंग मिल गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।